दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। दोस्तों बीते शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अभी कल की ही न्यूज है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दिए जाने के लिए समर्थन अपना व्यक्त कर दिया है। दोस्तों साथ ही इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत की डी हाइफनेशन जो नीति है उसके बारे में, साथ ही फिलिस्तीन की कहानी थोड़ा समझेंगे। अरब और इजराइल का 6 दिवसीय युद्ध के बारे में भी इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड कुछ नए वीडियोस का, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह हम अपने बातचीत का प्रारंभ एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें करंट न्यूज ये है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को द्वि राष्ट्र के रूप में मान्यता, यानी कि ये 3 देश नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जो कि यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। साथ ही इस घटना के जब इन्होंने समर्थन दिया उसके बाद बिफरा इजराइल, यानी कि इजराइल को गुस्सा होना लाजमी है। साथ ही इन देशों ने तत्काल अपने राजदूत को, इन देशों से इजराइल ने तत्काल अपने राजदूत वापस बुला लिए, यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन से इस घटना के विरोध में इजराइल ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, उसके बाद पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे तो काफी कुछ इस बारे में आपको समझ आएगा। यहाँ पर 2-3 हाइलाइटेड पॉइंट्स को इस न्यूज़पेपर के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश दे चुके हैं फिलिस्तीन को मान्यता। अगर आपसे किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि क्या भारत फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर कंसीडर करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, भारत भी फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे चुका है। जबकि इजराइल के साथ भी भारत का बहुत अच्छा संबंध है। यहीं पर तो भारत की डी हाइफनेशन जो तकनीक है, जो नीति है, वो काम आती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन दोनों देशों यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर और कुछ चीजें देखेंगे, जैसे विरोध में अल अक्सा मस्जिद परिसर में पहुंचे इजरायली सुरक्षा मंत्री। इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। इजराइल के सुरक्षा मंत्री हैं इमातार बेन गवीर, ये क्यों अल अक्सा मस्जिद में पहुंचे ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर ये देखेंगे कि इजराइल ने कहा कि इजराइल पर आतंकी हमला करने वाले हमास को, ये जो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, ये हमास को एक इनाम दिया है। ऐसा इजराइल ने क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों आज के समय में हमास जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका? फिलिस्तीनी राष्ट्र का। फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर कंसीडर किए जाने में हमास का बहुत बड़ा संघर्ष काम आया है। हमास दोस्तों आप जानते हैं कि 6 महीने पहले इजराइल के ऊपर एक एयर अटैक और ग्राउंड अटैक उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके बाद जिस ऑपरेशन को, यानी कि जो युद्ध किया उन्होंने, जो आक्रमण किया इजराइल के ऊपर, उसको ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था जो है हमास वालों ने, ठीक है। और आयरन स्वार्ड के नाम से कुछ करके जो है इजराइल ने उनके ऊपर जो है काउंटर अटैक में जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया था। आज 6 महीने हो चुके हैं, लगातार इजराइल जो है गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक के अंदर जो है युद्ध लड़ रहा है हमास से, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज करके पूरी घटना को अच्छे से समझेंगे। प्लस यहाँ पर जबालिया और रफा में लगातार हमले हो रहे हैं इजरायली जो एयरफोर्स है उसके, तो इस घटनाक्रम को आप अच्छे से समझ पाएंगे जब इस पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से समझेंगे। मैंने कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो आपको ये घटनाक्रम समझने में मदद करेंगे, उन पर बातचीत कर ली है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपको मिली। उसके बाद इस न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद हम भारत की जो डी हाइफनेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे। भारत की डी हाइफनेशन एक पॉलिसी है, उसको भारत भी अपनाता है, भारत भी कहीं कहीं उसका प्रयोग करता है, तो इसकी बात हम फिलहाल विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन पहले इस कटिंग को समझते हैं। जैसे भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का किया समर्थन। देखिए यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है उसमें शुक्रवार को, मैंने बताया बीते शुक्रवार को, भारत ने फिलिस्तीन को वैश्विक संस्था का पूर्ण सदस्य बनाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किए। यानी कि जब फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को सदस्य राष्ट्र बनाए जाने के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया उसके समर्थन में भारत ने अपना वोटिंग किया है।
जबकि इजराइल से भी भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे जब डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल जो फिलिस्तीन है उसका क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपसे फिर एक बात कहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़िएगा। यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट देखेंगे कि अरब देशों ने आम सभा में रखा था ये प्रस्ताव कि यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, सदस्य राष्ट्र। 143 देशों ने इसका समर्थन किया और 25 देश इससे ऑब्स्टेन कर गए, यानी कि दूर रहे। अब इस प्रस्ताव की जो है विरोध में अमेरिका और इजराइल समेत 9 सदस्य राष्ट्रों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था, ये याद रखिएगा। जबकि 25 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि ऑब्स्टेन कर गए। वो इस मुद्दे पर अपने आप को न्यूट्रल रखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। साथ ही ये भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर महासभा को सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूंजता रहा। पारित प्रस्ताव में फिलिस्तीन को सदस्य बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद से सकारात्मक रूप से पुनः विचार करने के लिए कहा गया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर कोई प्रस्ताव वैश्विक स्तर पे जो भी मुद्दा होता है उसका लाया जाता है। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बहुमत से पारित हो जाता है, उसके बाद जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद एक बॉडी है जिसमें स्थायी 5 सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। ये सब जब उसको, ये परमानेंट मेंबर है, ये सब जब उस प्रस्ताव के समर्थन में सकारात्मक रुख अपनाते हैं, यानी कि अपना पूर्ण समर्थन दे देते हैं, तब कोई प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर पास माना जाता है। तो अभी फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान क्या मतलब, इस खबर पे ये मान लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन एक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त ही कर गया, क्योंकि अभी बहुत सारे पेच आएंगे इस मुद्दे पर। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 मेंबर हैं, उनमें से उन सभी के पास क्या है, वीटो पावर। यदि किसी प्रस्ताव पर एक भी राष्ट्र ने असहमति जाहिर की तो वो प्रस्ताव पारित करने से रह जाता है। तो इजराइल के समर्थन में चूंकि अमेरिका रहता है और ब्रिटेन और फ्रांस भी रहते हैं, तो इसलिए निश्चित है कि कहीं न कहीं अमेरिका अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोकने पर जरूर विचार करेगा। फिलहाल बाकी चीजें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की क्या जो है समर्थन में देता है कि नहीं देता, क्या प्रतिक्रिया होती है, ये बात की बात है। जब कुछ चीजें न्यूज़पेपर के अंदर आएंगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अब आइए भारत की जो डीहाइफिनेशन पॉलिसी पूरे समग्र रूप से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डीहाइफिनेशन पॉलिसी एक ऐसी कूटनीतिक रणनीति होती है जिसमें एक देश किसी 2 अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से विकसित करता है, यानी कि बिना उन संबंधों को एक दूसरे पर निर्भर बनाए। थोड़ा सा और सरल शब्दों में इसको समझते हैं। ये नीति के अंदर दोस्तों किसी एक देश के साथ संबंधों को दूसरे देश के साथ संबंधों से अलग करके देखा जाता है, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन मान लीजिए 2 राष्ट्र हैं, तो भारत मान लीजिए एक कंट्री है, तो वो इजराइल में जब जाएगा तो फिलिस्तीन की बात नहीं करेगा, और जब फिलिस्तीन में जाएगा तो इजराइल की बात वो नहीं करेगा, और दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रूप से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अपने इंटरेस्ट का संपादन करेगा, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो संकल्पना है उसको अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निर्धारित करेगा। तो इसका ये कहा जाता है डीहाइफिनेशन पॉलिसी। आई होप आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। विभिन्न देश फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस नीति का उपयोग करते हैं। आइए इस नीति में थोड़ा सा और आगे समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं इस नीति के कुछ स्पेशल फीचर्स, यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे इस नीति की पहली विशेषता होती है कि स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंध। इस नीति के अंदर क्या होता है, प्रत्येक देश के साथ संबंध को अलग और स्वतंत्र रूप से विकसित करना होता है। जैसे कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध बनाए रखना, जो कि मैंने डीहाइफिनेशन पॉलिसी बताते वक्त जो उदाहरण आपको दिया कि इजराइल में जब भारत जाएगा तो फिलिस्तीन की बात नहीं करेगा, और फिलिस्तीन में जब जाएगा तो इजराइल की बात नहीं करेगा। दोनों देशों से प्रभावित हुए बिना सभी दोनों के साथ अलग अलग तरह से अपने संबंधों की संकल्पना को निर्धारित करेगा भारत। ठीक है, तो पहला जो विशेषता है डीहाइफिनेशन पॉलिसी की वो ये हो गई। दूसरी विशेषता है जैसे किसी भी बाहरी दबाव से बिल्कुल मुक्त रहना, यानी कि दूसरे देश के दबाव या प्रभाव के बिना संबंधों का प्रबंधन करना। जैसे कि अमेरिका और रूस के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध विकसित करना। जैसे कि अब यहाँ पर एक उदाहरण रूस और यूक्रेन युद्ध से आपको दे देता हूं। जैसे कि अमेरिका ने रूस पर भारी पैमाने पर सैंक्शन लगाए और उसने कहा कि कोई भी राष्ट्र जो है वो रूस के साथ ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि हमने ट्रेड सैंक्शन उसके ऊपर लगा रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने
अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब रूस ने कहा कि हम आपको सस्ते दरों पर तेल देंगे तो आप तेल हमसे खरीद सकते हैं। तो अब ऑल टाइम फ्रेंड्स भी रहा है रूस हमारा, तो ऐसे समय में हमें रूस की मदद भी करनी थी और हमें तेल की भी जरूरत थी, क्योंकि ईरान से हम बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे, लेकिन ईरान के ऊपर भी अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण हम जो है उतनी मात्रा में अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग तेल खरीद नहीं पाते थे। तो हमने क्या किया कि अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए रखे, लेकिन अमेरिका के साथ अपने हितों को प्रभावित किए बिना हमने रूस से भी इस रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर हमने बड़े पैमाने पर सैंक्शंस के बावजूद तेल जो है रशिया से खरीदा। सिंपल सी बात है। अब तीसरी जो इसकी विशेषता है रणनीतिक संतुलन। इसमें क्या होता है, सभी देशों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखना और किसी एक के प्रति झुकाव न दिखाना। जैसे कि चीन और जापान के साथ संतुलित रिश्ते भारत रखता है। चीन जो है भारत का एनिमी जरूर है, चीन जो है एनिमी जरूर है, लेकिन कभी भी भारत और चीन के अंदर जो व्यापार जो है आप कम होते नहीं देखेंगे। इससे क्या होता है, अब जापान से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, जबकि चीन के साथ हमारे बॉर्डर्स इशू हैं, फिर भी हम जो है इसके साथ व्यापार बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ट्रेड डिफिसिट होने के बावजूद भी हम यहाँ पर काफी निर्भरता जताते हैं अपनी वस्तुओं के लिए। इसलिए हम जो है चीन के साथ व्यापार करते हैं और जापान के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए रखते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर है इसका बहुपक्षीय सहयोग। जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता और सभी देशों के साथ संवाद को प्रोत्साहन देना, जैसे उदाहरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ और G20 जैसे आदि मंचों पर सभी देशों के साथ सहयोग करना। इसी सहयोग के अंतर्गत आज फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन यूनाइटेड नेशन में किया है कि फिलिस्तीन को भी एक सदस्य राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। सिंपल सी बात। आई होप आपको डीहाइफिनेशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत डीहाइफिनेशन का यूज करता है, विभिन्न देश जो अपना इंटरेस्ट ध्यान रखते हैं, अपने लोगों का इंटरेस्ट, अपने कंट्री का इंटरेस्ट ध्यान रखते हैं, वो इस डीहाइफिनेशन पॉलिसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम बढ़ चलेंगे फिलिस्तीन की तरफ और फिलिस्तीन की कुछ पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम फिलिस्तीन की पृष्ठभूमि को विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है प्राचीन काल से ही कई महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जैसे कि कनानी सभ्यता, मिस्र और रोमन तथा ऑटोमन साम्राज्य जो है बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र में विद्यमान हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों यह क्षेत्र जो है, यानी कि जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, वह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। यहूदी भारी पैमाने पर हिटलर से सताए जाने की वजह से अब इस हिस्से में जो है बसाए गए थे ब्रिटेन द्वारा और अमेरिका द्वारा। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह और अमेरिका का बोलबाला हुआ करता था और आज भी जो कि होता है, इसलिए जो है इस भूमि पर यहूदियों को जो है बसाने की बात की गई। और यहाँ पर ये मैप थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आए। पहले ये कंटेंट हम देख लेते हैं। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रस्ताव लाया गया फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों के बीच विभाजित करने का, और उसके बाद क्या हुआ, यह प्रस्ताव अरब नेताओं द्वारा क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया कि हम यहूदियों को इस भूमि पर नहीं रहने देंगे। अब 1948 में जो है काफी जद्दोजहद के बाद इजराइल की स्थापना जो है एक राष्ट्र के रूप में हो जाती है। फिर अरब इजराइल के बीच जो है 1948 में युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, कई फिलिस्तीनी अरबों को विस्थापित भी जो है होना पड़ा इस युद्ध के कारण। उसके बाद एक युद्ध होता है दोस्तों 1967 में, जिसको इजराइल और अरब का 6 दिवसीय युद्ध कहते हैं। इसके दौरान क्या हुआ, इजराइल ने जो है गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और पूर्वी जेरूशलम पर क्या हुआ, कब्जा कर लिया इजराइल ने। अब इस मैप को थोड़ा सा समझिए। आफ्टर 6 डे वॉर, यानी कि 6 दिवसीय युद्ध के बाद का ये मैप है। अब देखिए ये पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरी जो लैंड है, ये पहले क्या क्या हुआ करती थी कि ये फिलिस्तीन के नाम से कंसीडर किया जाता था दुनिया में। लेकिन जब यहाँ पर यहूदी बसाए गए, उसके बाद यहूदियों ने जो है, यूनाइटेड नेशन ने ये जमीन बांटी, तो जिसमें जो है अरब यहाँ इसराइलियों को जो है यहूदियों को बसाया गया। तो चूंकि जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरबिया वगैरह हैं, तो ये सब अरब कंट्रीज हैं, तो ये चाहते थे कि इस पार्ट पर जो है सिर्फ अरबी लोग रहें, लेकिन यहूदी यहाँ ना रहें। फिर युद्ध होता है, तो यहूदियों ने जो है कब्जा किन किन हिस्सों पर किया, तो यहाँ पर देखिए लैंड ऑक्यूपाइड बाय इजराइल इन 1967, यानी कि 6 डेज वॉर के अंदर इजराइल ने कौन कौन सी भूमि को हड़प लिया, कौन कौन सी, तो ये देखिए ये वाला हिस्सा जो कि सिनाई प्रायद्वीप है, जो अब मिस्र के पास है, ये वाला ले लिया। फिर ये वेस्ट बैंक का हिस्सा ले लिया, जो कि
फिलिस्तीन का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पर आपको गाजा सिटी दिख रही होगी, गाजा स्ट्रिप, ये ले लिया। उसके बाद ये जो हिस्से हैं, इन हिस्सों पर इजराइल मतलब यहूदी राष्ट्र की स्थापना एक इजराइल राष्ट्र के रूप में हो ही गई थी। ठीक है, तो आई होप आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ में आई होगी। आइए अब हम थोड़ा सा इजराइल के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिलिस्तीन को समझेंगे। फिलिस्तीन दोस्तों, एक फिलिस्तीन राष्ट्र जो है पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से दो भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। फिलिस्तीन जिसको कंसीडर किया जाता है, वो दो भौगोलिक हिस्से हैं अब इस समय। कौन कौन से? पहला है पश्चिमी तट, जिसको हम वेस्ट बैंक के नाम से बोलते हैं। दूसरा है गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप। तो पहले सबसे पहले हम पश्चिमी तट को समझते हैं। तो ये मैप जो है वेस्ट बैंक का ही है, पश्चिमी तट का है। ठीक है, ये इजराइल का पूरा ये मैप आपको दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा ये जो हिस्सा है वही यहाँ पर पूरा हाईलाइट किया गया है। तो इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? तो पूर्व में जॉर्डन से लगेंगी, तो ये पूर्व में जॉर्डन हो गया। और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में इजराइल से लगेंगी। तो दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया और उत्तर हो गया। ये सब इजराइल जो है वेस्ट बैंक को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो फिलिस्तीनी राष्ट्र का हिस्सा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके मुख्य शहर देख लेंगे तो रामल्लाह एक इसका मुख्य शहर है, जो यहाँ पर आपको मैप के अंदर दिख रहा है। फिर फिलिस्तीनी प्रशासन का जो रामल्लाह में जो है मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके मुख्य शहर जैसे हेब्रोन, नबलस और बेथलहम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बेथलहम दिख रहा है, हेब्रोन दिख रहा है। ठीक है, और ये यरूशलेम भी दिख रहा है, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट बैंक जो है समझ में आया होगा। चलिए अब आपको हम गाजा स्ट्रिप समझाते हैं। देखिए, अभी आपने पश्चिमी तट यानी कि वो समझ लिया आपने, और अब जो है वेस्ट बैंक आप समझने के बाद अब आइए दो पार्ट हम बताए थे ना फिलिस्तीन का, तो गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप को समझते हैं। तो ये रहा मेडिटेरियन सी, पहले मैप के अंदर देख लीजिए, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से पूरा लगता है आपका गाजा पट्टी, और इधर जो है ये पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ पूरा इजराइल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर में भी। और दक्षिण में ये इजिप्ट के साथ यानी कि मिस्र के जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप जिसको इजराइल ने 6 डेज वॉर में 1967 में कंट्रोल में ले लिया था, और उसके बाद में ये हिस्सा मिस्र के पास चला गया। ठीक है, तो गाजा को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। और आजकल एक शहर बहुत हाईलाइट हो रहा है, उसको भी समझ लेंगे, रफा शहर। बार बार न्यूज के अंदर आता है कि इजराइल की जो सेना है वो रफा शहर की तरफ एंट्री करती जा रही है, घुसती जा रही है, जैसे यहाँ से घुसेगी इजराइल की सेना। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों हमास द्वारा कंट्रोल्ड है, जो कि हमास प्रतिनिधित्व करता है किसका? फिलिस्तीनी राष्ट्र का। और इसको एक आतंकवादी संगठन के तौर पर कंसीडर करते हैं पश्चिमी देश इजराइल और जो है अमेरिका। ठीक है, आपको आई होप गाजा का जो मैप है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई पूछे जैसे एग्जाम के अंदर, तो आप बता देना कि मेडिटेरियन सी के अंदर गाजा जो स्ट्रिप है उसकी काफी बड़ी बाउंड्री लगती है। आइए गाजा स्ट्रिप को कुछ कंटेंट के माध्यम से समझते हैं। तो इसकी स्थिति आपको समझ में आ गई। भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक संकीर्ण भूमि की पट्टी है, जो कि यहाँ पर आपको मैप के अंदर अच्छे से हाईलाइटेड है। सीमाएं इसकी उत्तर और पूर्व में इजराइल के साथ, दक्षिण में मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप का हिस्सा है उससे लगती है। इसका मुख्य शहर है गाजा शहर, जो कि यहाँ पर आपको लोकेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मैप समझ में आया होगा। इसकी राजधानी क्या है? पूर्वी जेरूशलेम है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, गाजा की राजधानी है। फिलिस्तीन इसे अपने भविष्य की राजधानी मानते हैं। हालांकि वर्तमान में यह क्षेत्र जो है इजराइल के नियंत्रण में है। कौन? जो है यरूशलेम। ठीक है, तो आई होप आपको गाजा का मैप अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन दोनों मैपों के माध्यम से आपको फिलिस्तीन का अस्तित्व कहां पर है मैप के अंदर, ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, गाजा पर इस पर फिलिस्तीनी राष्ट्र पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी है, PNA, ये पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का प्रशासनिक नियंत्रण जो है संभालती है। हमास नाम का एक संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर कंसीडर करते हैं पश्चिमी राष्ट्र और कौन सा अमेरिका वगैरह, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पर जो है गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखता है कौन? हमास। और गाजा पट्टी अब फिर से एक बार जो है मैप के अंदर आपको दिखाऊंगा, और पूरा फिलिस्तीनी स्टेट ऑफ फिलिस्तीन जो है अच्छे से मैप में समझ में आएगा। भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन का क्षेत्र इजराइल, जॉर्डन और मिस्र के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये रहा इजराइल और ये रहा जॉर्डन और ये मिस्र के साथ अपनी जो है सीमाएं साझा करता है कौन? फिलिस्तीन का क्षेत्र। ठीक है, और यह क्षेत्र दोस्तों ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विशेषकर यरूशलेम जो कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों का एक पवित्र शहर माना जाता है, यानी कि यहीं पर इन तीनों धर्मों की जन्मभूमि भी इसको कहा जाता है। इसलिए भी काफी बड़े पैमाने पर जो है हमें इजरायली जो है और अरबों के बीच ये इस क्षेत्र को लेकर विवाद देखने को मिलता है। फिलिस्तीन के लिए एक राज्य की मान्यता और स्वतंत्रता प्राप्त करना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहा है, जिसमें विभिन्न देशों और संगठनों की भिन्न भिन्न राय रही है। और इसी राय के एक डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी जो एक प्रस्ताव फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर कंसीडर किए जाने का पास हुआ है, ये उसी का एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फिलिस्तीन राष्ट्र आप मैप में एक बार फिर से समझेंगे, गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीनी जो है राष्ट्र का हिस्सा है, और ये वेस्ट बैंक जो है इस पर जो है ये भी जो है फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता था। जबकि पहले इजराइल ने जो ये पूरा जहां पे इजराइल आपको लोकेट हो रहा है, ये सब फिलिस्तीनी राष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब यहूदियों को यहाँ पर बसाया गया, तो उन्होंने जो है युद्ध के माध्यम से इस पूरे लैंड पर कब्जा कर लिया। और आप यहाँ मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, जो पहले एक भरा पूरा राष्ट्र हुआ करता था, आज भूमि के कुछ टुकड़ों में सिमट कर रह गया है। तो आई होप आपको स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के बारे में भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में अब आपसे थोड़ा सा मैं एक दो मैप डिस्कस कर दूंगा, जैसे इजराइल का और मिडिल ईस्ट का मैप, जिससे आपको इस घटना के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके। दोस्तों, ये रहा पूरा इजराइल का मैप। यहाँ पर भूमध्य सागर आपको दिख रहा है। भूमध्य सागर से इजराइल अपनी काफी बड़ी बाउंड्री जो है पश्चिमोत्तर में शेयर करता है। यहाँ पर गाजा स्ट्रिप, जिसको फिलिस्तीनी राष्ट्र का एक हिस्सा कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बैंक आपको दिख रहा है। वेस्ट बैंक से कभी आपसे पूछे कि किस देश की बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बैंक के साथ, तो ये जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इजराइल के साथ, याद रखिएगा, यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और गोलन हाइट्स भी एक विवादित क्षेत्र है। तो गोलन हाइट्स किसके किसके बीच में विवादित क्षेत्र है? तो सीरिया में और इजराइल में और लेबनान, ये तीनों राष्ट्रों के बीच जो है गोलन हाइट्स भी विवादित क्षेत्र है। गाजा पट्टी की बाउंड्री की बात अगर की जाए एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखिएगा, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से इसकी बाउंड्री शेयर होती है गाजा स्ट्रिप की, और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के साथ और इजराइल के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आई होप आपको मैप के अंदर कुछ जो लोकेशन थी वो अच्छे से समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैप हम मिडिल ईस्ट का पूरा अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद घटनाक्रम हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा मिडिल ईस्ट का मैप, जिसमें अफ्रीका और यूरोप के भी कुछ हिस्से दिख रहे हैं, एशिया के भी कुछ हिस्से दिख रहे हैं, जिसमें से आपको ये वाले हिस्से पर ज्यादा फोकस करना है। ये वाला हिस्सा आप मिडिल ईस्ट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्वेज नहर, रेड सी, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ये सब चीजें जो है ना एक मुहाने पर स्थित है, सागर के मुहाने पर। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स बनती हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी पिछले दिनों ईरान ने भारी मात्रा में इजराइल पर जो है एयर स्ट्राइक टाइप का की, जिसमें ड्रोन और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें कहीं न कहीं इजराइल का इन्वॉल्वमेंट जो है नजर आ रहा है। तो ये सारे घटनाक्रम जो कि अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ रिसेंट इस क्षेत्र को लेकर के, आपको मैंने अच्छे से इस पर जानकारी दी, और आई होप आपको फिलिस्तीन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग अभी भी ये जानते नहीं कि फिलिस्तीन दुनिया के किस हिस्से में पड़ता है, क्योंकि अभी उसे यूनाइटेड नेशन खुद जो है एक सदस्य देश के तौर पर कंसीडर नहीं करता, इसलिए बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन फिलिस्तीन को नहीं मिलता। आज हम इजराइल को जरूर जानते हैं, जो कभी इजराइल का ये हिस्सा इजराइल नहीं हुआ करता था, कभी फिलिस्तीन हुआ करता था। तो आई होप अच्छे से ये घटनाक्रम आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।